टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट कि हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा कि जो भी इसरो में आया था। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो था इसरो का वो ये था। आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दिस। सबसे पहले क्वेश्चन जो था वो इसरो का वो ये था। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब भी यहाँ पर यूनिट देता है, अगर पर यूनिट दे रहा है, इसका मतलब ये है कि पर यूनिट वैल्यू जो होती है वो दोनों साइड सेम होती है। एच साइड भी सेम होती है और एल साइड सेम होती है। एल साइड और एच साइड का दोनों साइड का अलग अलग पर यूनिट नहीं होता है। पर यूनिट मीन्स ये ट्रांसफार्मर है, ये किसी साइड का नहीं होता है। अब इंपॉर्टेंट बात है कि एक्चुअल लोड पूछ रहा है, लो रेजिस्टेंस इक्वल टू एलबी साइड। अगर तुमसे एलबी साइड का पूछ रहा है, इसका इसका जो फॉर्मूला होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। ये फॉर्मूला होता है कि ये जेड पर यूनिट इज इक्वल टू जेड एक्चुअल अपॉन जेड बेस। जेड बेस निकालने के लिए हम वी स्क्वायर अपॉन एस करते हैं। अब डाउट यहाँ पे ये आता है कि यहाँ पे हम जो वी लेंगे ये किस साइड का लेंगे, ये किस साइड का लेंगे, एलबी साइड का या एचवी साइड का। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछा होता कि एक्चुअल लोड निकालो रेफर टू एचवी साइड, तो यहाँ पे जो हमने 200 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर 2000 का होल स्क्वायर होता है। तो इसीलिए जब भी तो यहाँ पर चूंकि हमसे लो वोल्टेज साइड का पूछा हुआ है, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो वोल्टेज रखेंगे ये 200 रखेंगे, दैट इज लो वोल्टेज साइड का। तो यहाँ से तुम्हारा जेड बेस आएगा। तो ये बेसिकली फॉर्मूला है कैलकुलेट करने के लिए कि जेड बेस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन एस, वोल्टेज स्क्वायर अपॉन एमवीए। तो यहाँ से तुम्हारा जेड बेस आता है। अब जो जेड पर यूनिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जेड पर यूनिट इज इक्वल टू जेड एक्चुअल अपॉन जेड बेस। जेड एक्चुअल अपॉन जेड बेस, तो जेड एक्चुअल की जो वैल्यू हो जाएगी वो जेड पर यूनिट तो जेड बेस के बराबर हो जाएगी। और फिर जो है और फिर जेड एक्चुअल जो है ये जेड पर यूनिट जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था 2.5 दिया हुआ था, और इंटू जेड बेस जो भी हमने निकाला है यहाँ से उससे मल्टीप्लाई करके 10 आ जाएगा। ये एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें ये मालूम रहा था कि पर यूनिट अगर दिया हुआ है तो वो दोनों साइड का सेम होगा। और जिस साइड ये रिफर करने के लिए कह रहा है, जिस साइड ये रिफर करने के लिए कह रहा है, आपको उसी साइड पे यहाँ पर वोल्टेज कंसीडर करना है। अच्छा, तो ये वाला क्वेश्चन आया था। अच्छा, इसके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मुझे लगता है ये सभी को याद रखना चाहिए। ये फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा यूज होता है गेट मतलब ऑलमोस्ट हर ही पेपर में, कि ये जेड जेड न्यू। तो अगर जैसे कि दो अलग अलग एमबी दिए रेटिंग दिए रहते हैं, उसके लिए ये फॉर्मूला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा पूछा हुआ मतलब काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इस फॉर्मूले से। ठीक। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या, तो ये था पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का आंसर जो था इसका, पहले क्वेश्चन का जो आंसर था वो था ए ऑप्शन वाज द राइट आंसर। ए ऑप्शन वाज राइट आंसर। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन की बात है। दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ, दूसरा क्वेश्चन ये है ये मतलब टेस्ट परफॉर्म किया जा रहा है। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि टेस्ट परफॉर्म किया जा रहा है। कौन सा टेस्ट, हाँ शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया जा रहा है। तो पहले तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो परफॉर्म होता है ये किस किस चीज को निकालने के लिए परफॉर्म होता है। द शॉर्ट सर्किट टेस्ट कंडक्ट किया जाता है कॉपर लॉसेस को जानने के लिए, और ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया जाता है कोर लॉस को निकालने के लिए या आयरन लॉस को निकालने के लिए। तो अब ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया जा रहा है जो कि ये है। और इफ द सेम टेस्ट मतलब कि इसमें आपको मतलब मतलब ये क्या हो रहा है कि एलबी को शॉर्ट किया गया। अब एलबी को अगर शॉर्ट करेंगे तो जो वॉटमीटर हम लगाएंगे वो एचवी साइड लगाएंगे। तो ये जो भी रीडिंग दी हुई है, ये वॉटमीटर जो रखा गया है वो एचवी साइड रखा गया है। ये एचवी साइड करस्पॉन्डिंग मीटिंग दी हुई है। अब इसने पूछ रहा है कि अगर ये एचवी साइड को शॉर्ट कर दिया गया तो वॉटमीटर रीडिंग क्या होगी। तो इसमें इसका सॉल्यूशन इस तरह से होगा कि देखो ये इसका फॉर्मूला होता है किसी भी जब भी आप ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, उसका फॉर्मूला ये होता है V इज इक्वल टू वी आई कॉस वाई। मतलब ये तो फॉर्मूला ही होता है किसी भी वॉट मीटर का पावर मेजर करने के लिए हमेशा यही फॉर्मूला होता है कि V इज इक्वल टू। हाँ, अब इंपॉर्टेंट ये है जब भी हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जब भी हम शॉर्ट सर्किट है एलबी साइड को अगर हम शॉर्ट कर दिया, अगर आपने एलबी साइड को शॉर्ट कर दिया, अगर जैसे ऐसे समझिए अगर आपने एलबी साइड को शॉर्ट कर दिया, एलबी साइड को अगर आप शॉर्ट कर देते हैं तो ये एलबी साइड हो गया। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो कि एचवी साइड है वहां पर आप क्या लगाएंगे, वहां पर आप वॉटमीटर लगाएंगे या जो भी इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे अब आप एचवी साइड लगाएंगे। तो जो भी करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी वो एचवी साइड के करस्पॉन्डिंग आएगी। तो इसलिए यहाँ पे हमने यहाँ पे बी एच बी इंटू आई एच बी इंटू कॉस फाई लिखा हुआ है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एचवी साइड एचवी साइड वॉटमीटर लगा हुआ है। यहाँ से आई एच बी आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा। अब दूसरा क्या होगा, अब दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर अगर यही टेस्ट परफॉर्म हुआ एचवी साइड को अगर शॉर्ट से कर देते, अगर एचवी साइड को अगर आप शॉर्ट कर देंगे तो एलवी साइड आप लगाएंगे वॉट मीटर, तो एलवी साइड लगाएंगे तो इसके लिए फॉर्मूला ये हो जाएगा बी एल बी इंटू एल बी इंटू कॉस फाई। तो अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो फाई यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये फाई जो है ये कांस्टेंट रहता है। ये फाई टेस्ट मतलब कि अगर आपने टेस्ट कर दिया और ये जो निकल आया
तो ये कांस्टेंट रहता है, ये बदलता नहीं है, इसीलिए जो है इसकी वैल्यू वैसे ही रखी गई है। ये देखिए यहाँ पर वी एल वी रखा गया है जो कि 110 था, क्वेश्चन में देख सकते हैं आप 110 था, और बाकी सब जो है आईएलबी जो है आईएलबी। अच्छा, ट्रांसफार्मर एक कंसेप्ट होता है कि पी इनपुट इज इक्वल टू पी आउटपुट, ये कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है किसी भी इसमें, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ फॉर्मूला है कि वी एल वी इंटू आई एल बी इज इक्वल टू वी एच बी इंटू आई एल बी। इससे जो है तीन पैरामीटर्स पता हो तो एक चौथा पैरामीटर आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से वो निकाला गया है आई एल बी को यहाँ पे पुट किया गया है। उसके बाद जो है जो वॉटमीटर रीडिंग आई है वो सेम आई है। ये मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर 20। मतलब कि नो मैटर कि आप किस तरह टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, जो वॉटमीटर की रीडिंग होगी वो सेम ही आती है। अच्छा, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है, देखिए ये ट्रांसफार्मर का ये कह सकते हैं जब भी हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो ये उसका डायग्राम, ये पाई मीन्स ये फ्लक्स है, किसी भी ट्रांसफार्मर का ये फ्लक्स है, ठीक है। ये उसमें वोल्टेज लीड क्यों कर रहा है, क्योंकि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग पे हम सप्लाई जब भी सप्लाई देते हैं, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में जब भी हम सप्लाई देते हैं यहाँ पर एसी सप्लाई, तो पहले सप्लाई देते हैं, फ्लक्स बाद में जनरेट होता है। जो भी फ्लक्स जनरेट होता है ये 90 डिग्री की मतलब लैग 90 डिग्री के बाद जनरेट होता है, लेकिन वोल्टेज पहले आता है, इसलिए वोल्टेज जो है ये फ्लक्स से लीड करता हुआ दिखता है। जो वोल्टेज है ये फ्लक्स से हमेशा लीड करता हुआ दिखता है, ठीक है। और दूसरी बात ये होगी, ये जो फाई है, नो लोड पावर फैक्टर कहते हैं इसको, ये फाई एंगल ये हमेशा इस साइड से बनता है। मतलब ये वाई एक्सिस द सेंस की जो कॉपर लॉस होता है, मतलब कि रेजिस्टिव लॉस कह सकते हैं, वो हमेशा वोल्टेज के पैरेलल में रहता है, इसलिए आई कॉपर जो है हम हमेशा इसके पैरेलल बनाते हैं। और जो इंडक्टिव या फ्लक्स रिलेटेड कंपोनेंट होता है वो बेसिकली इंडक्टिव कंपोनेंट होता है, तो उसको हम हमेशा वोल्टेज से लैगिंग करता हुआ दिखाते हैं। तो ये वोल्टेज से लैगिंग करता हुआ दिखाया गया, ये फ्लक्स कंपोनेंट है, इसीलिए ये है 90 डिग्री लैगिंग है। ये फ्लक्स प्रोड्यूसिंग कंपोनेंट है और ये कॉपर लॉस प्रोड्यूसिंग कंपोनेंट, और ये है नो लोड नेट करंट। नो लोड नेट करंट का अगर आप मैग्नीट्यूड, अगर कोई पूछे भैया इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आई नॉट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, अंडर रूट आई सी का होल स्क्वायर प्लस आई फाई का होल स्क्वायर, सो दिस विल द मैग्नीट्यूड ऑफ नो लोड करंट, ठीक। तो ये हो जाएगा, ये पावर फैक्टर एंगल हो जाता है। ये एंगल जो है ये किसी वाइंडिंग के साइड पे डिपेंड नहीं करता है, ये बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये सर्किट का पैरामीटर है। अब इसी तरीके से आप ये देखें, ये सर्किट के पैरामीटर्स है, मतलब होता क्या है, ये ओपन सर्किट टेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, ट्रांसफार्मर में क्या होता है, आमतौर पे हम लोग नेटवर्क में ये पढ़ते हैं कि ये नेटवर्क होता है आर और एक्स सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, इनके लिए फाई जो दिया जाता है, ये बेसिकली एक एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ जो अन्य मतलब कुछ बाकी एग्जाम से क्वेश्चन इस तरह बन सकते हैं, या कॉमन एरर्स जो बच्चे करते हैं कि जो फाई एंगल होता है ये इससे होता है जो कि कॉपर लॉस कंपोनेंट के साथ जुड़ा होता है, ठीक है, इससे नहीं होता है, बस यही बात जो है ध्यान देने वाली है। दूसरा कंसेप्ट ये कि नेटवर्क में हम ये पढ़ते हैं और आर और एक्स जो है अगर सीरीज में लगे होते हैं, तो फाई जो होता है, फाई मतलब कि यहाँ पे ये फाई बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पावर फैक्टर अगर आपसे पूछता है कि भाई नो लोड पावर फैक्टर बताओ, तो पावर फैक्टर आप ऐसे ही बताएं, तो कॉस फाई पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस ऑफ फाई। तो ये फाई यहाँ से कैसे निकालते हैं, एक्स बाई आर से निकालते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर के केस में क्या होता है, ट्रांसफार्मर के केस में ये दोनों पैरेलल में होते हैं। ट्रांसफार्मर का अगर आप नो लोड सर्किट डायग्राम अगर आप देखेंगे, तो ये जो आर और एक्स है ये हमेशा एक दूसरे के पैरेलल में रिप्रेजेंट होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल में रिप्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए जो है फाई यहाँ पे ट्रांसफार्मर के केस में जो फाई होता है वो आर बाई एक्स से बराबर होता है, लेकिन नॉर्मल केस में क्या होता है, टेन वर्स जो होता है वो एक्स बाई आर के बराबर होता है। इसका सिंपल कंसेप्ट ये होता है कि कोई भी जो जो ये इसका सिंपल कंसेप्ट ये है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। ये फाई है सिंपल सा, ये रेजिस्टेंस आर होता है, एक्स इससे लीडिंग दिखाते हैं, और ये होता है जेड टोटल इम्पीडेंस। जब आप यहाँ पे 10 फाई लगाएंगे, 10 फाई अगर आप यहाँ पे लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट लगाएंगे, 10 फाई इक्वल टू, तब 10 फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू एक्स बाई आर के बराबर आ जाएगा। लेकिन ये डायग्राम 10 फाई इक्वल टू एक्स बाई आर के बराबर आ जाता है, ठीक है। ये डायग्राम कब तब बनता है जब ये दोनों सीरीज में है, ये आमतौर पे गलती बच्चे करते हैं। लेकिन यहाँ पर ट्रांसफार्मर के केस में जो आर और एक्स बनता है, ट्रांसफार्मर के केस में जो बनता है वो हमेशा पैरेलल कनेक्शन होता है इनका। ये ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है, ठीक। ये पैरेलल में बनता है, आर और एक्स जो होता है वो पैरेलल में बनता है, इसलिए यहाँ पे जो फाई निकालोगे तो वो 10 आर बाई एक्स करके निकालोगे, ना कि एक्स बाई आर करके निकालोगे। तो ये कॉमन मिस्टेक जो है वो लोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो होगा, इसका ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी इसको क्या करना है, आपको याद करके रखना है कि जब भी ऐसा हो कि दोनों सर्किट टेस्ट हो तो जो है वाटमीटर रीडिंग चेंज नहीं होती। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि फॉर अ 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इलेक्ट्रिकल रोटर लॉस, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला एक इस्तेमाल होता है मशीन इंडक्शन मशीन के फॉर्मूले में आप पढ़ेंगे
वो ये होता है कि रोटर कॉपर लॉस जो होता है वो एस टाइम रोटर पावर इनपुट के बराबर होता है। तो रोटर कॉपर लॉस जो है स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये रोटर पावर इनपुट स्लिप के डायरेक्टली, इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, ब्लॉक रोटर टेस्ट ऑफ इंडक्शन मोटर डिटरमाइंस, इस पे रिलेटेड क्वेश्चन जो है बहुत पूछा गया है बाकी एग्जाम्स में, वो मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। वो ये रहेगा, देखिए इससे रिलेटेड मतलब ये मतलब आई विल एक्सप्लेन द कंसेप्ट रिलेटेड विद लाइक हाउ टू रिलेट इंडक्शन मोटर विद द ट्रांसफार्मर। इसका तो एक आसान सा क्वेश्चन होगा कि द ब्लॉक रोटर टेस्ट ऑफ इंडक्शन मोटर डिटरमाइंस ब्लॉक रोटर टेस्ट। अच्छा, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या कहना चाह रहा है, मतलब क्या डिटरमाइन करता है। आई विल एक्सप्लेन इट विद द कंसेप्ट। देखिए जब भी आप इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम अगर हम देखते हैं, ये इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट मतलब कि क्या होता है कि जो भी मैकेनिकल लोड हम लगा रहे हैं, जब हम उसको अपने इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में हम प्रेजेंट करेंगे, तो उसको हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, R2 1/s-1 से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इससे ये बेसिकली क्या है कि जो भी मैकेनिकल लोड है उसके करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हम ऐसे शो करते हैं। ठीक है। अच्छा, स्लिप जो टर्म इस्तेमाल होता है इंडक्शन मोटर में, वो होता है NS माइनस NR अपॉन NS के बराबर होता है। ठीक है, अब ध्यान दें इसको कि इन ब्लॉक रोटर टेस्ट में आपको मन में क्या है, ब्लॉक रोटर टेस्ट मतलब कि रोटर को हमने ब्लॉक कर दिया है। रोटर को अगर हमने ब्लॉक कर दिया है, इसका सिंपल ये मतलब होता है कि NR जीरो है। NR मतलब क्या, ये NS का मतलब होता है, NS का मतलब होता है जो फ्लक्स सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है, ये होता है NS। और NR का मतलब होता है रोटर की खुद की स्पीड, रोटर खुद अपने जिस स्पीड से घूम रहा है उसको हम कहते हैं NR। ठीक है, अब देखो ब्लॉक रोटर टेस्ट मतलब NR इक्वल टू जीरो। NR ब्लॉक रोटर टेस्ट मतलब क्या, कि रोटर को हमने पकड़ लिया, रोटर को मतलब रोटर घूमने नहीं दिया, रोटर को हमने पकड़ लिया। अब वो पकड़ लिया तो NR जो है ऑलमोस्ट जीरो स्पीड होगी। उस केस में जब आप NR यहाँ पे जीरो रखेंगे तो आपको मिलेगा कि एस की वैल्यू जो होगी वो 1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से इसी तो 1 के बराबर हो जाएगी, तो ये जो हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा। सो ब्लॉक रोटर टेस्ट corresponds to short circuit test of transformer, correspond to short circuit test of a transformer। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि NR इक्वल टू जीरो हुआ, मतलब ब्लॉक रोटर टेस्ट रोटर मूव नहीं कर रहा है, इसलिए ये जीरो हो जाएगा। तो ये मतलब इसलिए जीरो हो जाएगा, तो ये जो है ये ओवरऑल जीरो हो जाएगा। ओवरऑल जीरो हो गया मतलब कि शॉर्ट हो गया, मतलब रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट अगर जीरो हो गया, इसका मतलब जो है वो शॉर्ट हो गया। मतलब अगर भाई किसी का भी अगर रेजिस्टेंस अगर ये लिखा है कि भाई रेजिस्टेंस जीरो है, रेजिस्टेंस जीरो मतलब कुछ नहीं कि वो शॉर्ट सर्किट एक तरह से, तो बस वही लिखा हुआ है। तो दैट इज करस्पॉन्डिंग टू द शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ए ट्रांसफार्मर। इसी तरह से अगर नो लोड टेस्ट उनसे कह रहा है कि भाई हम नो लोड टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो नो लोड टेस्ट का मतलब क्या होता है, रोटर को आपने खुला छोड़ दिया घूमने के लिए। तो अगर खुला अगर आप छोड़ देंगे घूमने के लिए, तो इसका मतलब ये होता है कि रोटर अपने एक्चुअल NS स्पीड से घूम रहा है, ऑलमोस्ट NS स्पीड से घूम रहा है। ठीक, तो उस केस में क्या होगा, रोटर की स्पीड NR जो होगी वो NS के ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगी। तो क्या होगा, स्लिप की वैल्यू जो होगी वो जीरो के बराबर हो जाएगी, क्योंकि NS माइनस NS हो जाएगा, तो स्लिप की वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगी। अब जब यहाँ पे इस फॉर्मूले में आप रखेंगे तो 1/0 - 1, तो ये पूरे तरीके से इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी होने का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी हो जाएगा, अगर ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी होने का मतलब ये होता है ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ए ट्रांसफार्मर। क्यों, क्योंकि ये ओपन, क्योंकि ये इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी मतलब कि ओपन सर्किट ना। कोई भी अगर ये कहता है कि भैया रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है, रेजिस्टेंस इन्फिनिटी, इसका मतलब ये है कि जो करंट फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब ये ओपन सर्किट हो जाएगा। तो ये ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ए ट्रांसफार्मर हो जाएगा, तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आपको क्या समझना है, आपको समझना ये है कि जब भी हम ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जब भी हम ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट परफॉर्म करते हैं, तो इक्विवेलेंट सर्किट हमारा कुछ इस तरह से बन के आता है। ये होता है हमारा इक्विवेलेंट सर्किट जब भी हम ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब हम ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो हमारा इस तरह से कर्व आता है, ये आर होता है और ये बेसिकली कोर का होता है, ये एक्स होता है, ये ओपन सर्किट टेस्ट और ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट। लेकिन आप क्वेश्चन में आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ब्लॉक रोटर टेस्ट। अगर ब्लॉक रोटर टेस्ट की बात हो रही है, इसका मतलब शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ए ट्रांसफार्मर की बात हो रही है, इसका मतलब हम इसकी बात करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ, ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ, किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ रेजिस्टेंस का और रिएक्टर का। तो इसका आंसर होगा स्टेटर साइड, मतलब कि जो भी हम कर रहे हैं वो स्टेटर साइड से देख रहे हैं, रोटर साइड से नहीं देख रहे हैं, स्टेटर साइड से देख रहे हैं, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। तो ये कंसेप्ट था कि भाई ब्लॉक रोटर टेस्ट मतलब शॉर्ट सर्किट ऑफ टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। शॉर्ट सर्किट में हमारा जो डायग्राम बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, सीरीज कॉम्बिनेशन आता है रेजिस्टेंस और इंडक्टर का। लेकिन ओपन सर्किट टेस्ट में पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिंपल ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, ठीक। अब पांचवा क्वेश्चन क्या था, पांचवा क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग, आई थिंक आई होप ये क्लियर होगा पूरा। तो ये कंसेप्ट था इसका, ये याद रखना काफी जरूरी था, क्योंकि काफी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ये मैकेनिकल लोडिंग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना।
हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन जो है ये जो पांचवा क्वेश्चन पूछा गया, हाँ पांचवा क्वेश्चन ये पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ पावर सिस्टम विद अ लैगिंग पावर फैक्टर। तो एक कंसेप्ट है पावर सिस्टम में जो हमेशा आपको याद रखना है, ये ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है और बाकी ऑप्शन है, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे सही है। एक कंसेप्ट आपको याद रखना है कि यार जो एक्टिव पावर पी होता है, एक्टिव पावर पी जो होता है ये डिपेंड करता है किस पे, ये फंक्शन होता है डेल का। मतलब अगर आप डेल चेंज करेंगे तो एक्टिव पावर फ्लो जो है लाइन में वो बदलेगा। इसी तरीके से जो क्यू होता है रिएक्टिव पावर, जो भी लाइन में क्यू फ्लो कर रहा है वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है। अगर आप वोल्टेज चेंज करेंगे तो रिएक्टिव पावर का फ्लो जो है वो वेरी करेगा ट्रांसमिशन लाइन में। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन यही था क्वेश्चन। तो एक कंसेप्ट जो है एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट कह सकते हैं आप कि एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट ये है कि किसी भी पावर सिस्टम में कि इन ए पावर सिस्टम एक्टिव पावर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लीडिंग वोल्टेज सोर्स टुवर्ड्स लैगिंग वोल्टेज सोर्स। लीडिंग वोल्टेज सोर्स का मतलब कि अगर डेल जैसे कि अगर डेल अगर यहाँ पे 45 डिग्री है ना और दूसरी जगह 15 डिग्री है, तो पावर फ्लो यहाँ पे करेगा। इसको कहते हैं कि लीडिंग, यही मतलब लीडिंग वोल्टेज सोर्स टुवर्ड्स लैगिंग वोल्टेज सोर्स। ठीक है, और इसी तरीके से कोई ये कहता है कि यार यहाँ पे 15 डिग्री हो गया है और यहाँ पे 45 डिग्री हो गया, तब किधर फ्लो करेगा, तब इधर फ्लो करेगा। तब जो है एक्टिव पावर फ्लो इधर पॉसिबल नहीं है। एक्टिव पावर में से कहाँ फ्लो करता है, लीडिंग वोल्टेज सोर्स, ये लीडिंग है, 45 डिग्री लीडिंग होगा और 15 डिग्री जो है ये लैगिंग होगा, तो लीडिंग से लैगिंग बुक करता है, तो ये कंसेप्ट है। वेयर एज रिएक्टिव पावर जनरली फ्लोज फ्रॉम वोल्टेज सोर्स ऑफ हाई मैग्नीट्यूड टुवर्ड्स लोअर मैग्नीट्यूड। मतलब कि अगर वोल्टेज मैग्नीट्यूड यहाँ पे 11 केवी है और यहाँ पे 10 केवी है, तो जो है तो ही रिएक्टिव पावर जो है वो फ्लो करेगा। ठीक, यहाँ पर रिएक्टिव पावर। अच्छा, एक और कंसेप्ट मैं यहाँ से एक्सप्लेन करवाना चाहता हूँ आपसे, मतलब थोड़ा बताना चाहता हूँ, वो ये होगा, एक और कंसेप्ट जो है मैं ऐड कराना चाहता हूँ कि आपने सुना होगा फेरेंटी इफेक्ट। फेरेंटी इफेक्ट का मतलब क्या होता है, फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है कि रिसीविंग एंड वोल्टेज, जैसे वी आर एक वी आर होता है रिसीविंग एंड वोल्टेज और एक वी एस होता है ना। तो रिसीविंग एंड वोल्टेज की वैल्यू अगर ज़्यादा हो जाती है सेंडिंग एंड वोल्टेज से, तो जो पावर है वो ऐसे फ्लो कर रही होती है। वो कौन सी पावर होती है फेरेंटी इफेक्ट, वो रिएक्टिव पावर होती है। तो इसीलिए हम हमेशा रिएक्टिव पावर कंपनसेशन लगाते हैं, रिएक्टिव पावर कंपनसेशन लगाते हैं। क्यों, अगर इन केस अगर वोल्टेज हाई हो गया तो जो रिएक्टिव पावर है वो लोड एंड से सोर्स एंड बुक करने ले जाएगी। तो इसीलिए हम यहाँ जनरली पढ़ते होंगे आप डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्टिव कंपोजिशन टेक्निक हम यहाँ लगाते हैं, ताकि इस वोल्टेज को कम किया जाए। यार इस पावर को जो है ये फिर मतलब इससे इस पावर वापस फीड होने से काफी जो है प्रॉब्लम आती है रोटर रोटर वगैरह में, मतलब रोटर इनिशिया वगैरह, मतलब काफी इफेक्ट सिस्टम काफी इफेक्ट हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी ये पावर है यहाँ पे एक शंट कैपेसिटर लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं शंट कैपेसिटर, इसका पर्पज ये होता है कि जो रिएक्टिव पावर है, जो रिएक्टिव हमारा रिएक्टिव पावर कंपोनेंट है ये क्यू, ये डिपेंड कर रहा है किस पे, वोल्टेज पे, वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर वोल्टेज ये ज़्यादा हुआ, अगर ये ज़्यादा हुआ और ये कम हुआ, तो रिएक्टिव पावर वापस से सोर्स में फ्लो होने लगेगा, जो कि ये मतलब एक ऐसे कह सकते हो कि एक अब नॉर्मल कंडीशन आ जाएगी किसी भी पावर सिस्टम के लिए। तो ये पावर वापस सोर्स में ना जाए, हम इसलिए यहाँ पर हम कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं, जो पावर या तो लेता है या तो जरूरत पड़ने पर, मतलब जरूरत पड़ने पर यहाँ से ले लेता है और जरूरत पड़ने पर वापस जो है लोड को सप्लाई कर सकता है। देयरफॉर इसीलिए हमको जरूरत पड़ती है रिएक्टिव पावर कंपनसेशन की। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। आंसर इज दिस आंसर इज विल या दिस आंसर विल बी बी या। सो बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक्टिव पावर विल फ्लो फ्रॉम लीडिंग वोल्टेज। बस यहाँ पे लीडिंग वोल्टेज उसको मतलब कि डेल इसका पॉजिटिव है और इसका ये कह सकते हो डेल मतलब डेल इसका ज्यादा है और डेल इसका कम है, तो दिस इज व्हाट इट मीन कि लीडिंग वोल्टेज बस वो लैगिंग वोल्टेज। ओके, सो थैंक यू। बाकी बाकी जो भी क्वेश्चन होगा मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।